हम कंप्लीट फ्री रहेंगे। और हमारा नियम है कि हमारा ड्यूटी यहाँ जॉब हो या ना हो, हमको घर में मन नहीं लगता, आता भी नहीं है, तब भी हम 7 बजे आके बैठ जाते हैं। सुनिए, तो 7 बजे से लेके 7 बजे, मुझे बच्चों के बिना, कोचिंग के बिना, मुझे मतलब मैं अकेले नहीं रह सकता और मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अरे सुनिए भाई, भूमिका कभी भी खत्म होगा, तब बोल रहे हैं, कभी भी खत्म होगा तो आप लोग नहीं मानिएगा, कमेंट आप लोग आपस में क्यों कर रहे हैं? ठीक है, टीचर आपके लिए इतना लिबर्टी दे रहा है कि भैया आप पूछिए जितना पूछना है। एक बात और सुन लीजिए, हम इधर 4 से 5 दिन आप लोग यूट्यूब पे आकर के भी 1 बजे से लेकर दोपहर में 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे, टेस्ट वाला दिन नहीं, मंडे टू फ्राइडे 1 से 3 2 घंटे हम भूगोल पढ़ाएंगे आपको। मंडे टू फ्राइडे पर परीक्षा तक, मंडे टू फ्राइडे रुक जाओ, परीक्षा तक। और भूगोल में हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे जिसको हमने कहा कि ये सब रटने वाली चीज है, आप खुद कर लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि कौन सा खनिज कहाँ मिलता है, कौन सी जनजाति कहाँ मिलता है, जो रटने वाली चीज, रिवर सिस्टम तो पढ़ाए किए थे, जो रटने वाली चीज है वो कर लीजिए। लेकिन हम क्या करेंगे कि 1 बजे से लेकर 3 बजे वही टाइमिंग रहेगा हमारा हर दिन का, एग्जाम तक। यानी मान लीजिए 25 तारीख से प्रोग्राम हम शुरू करेंगे, तो 25 से लेके अगले 20 तारीख तक हम हर दिन 2 घंटे केवल भूगोल पढ़ाएंगे, केवल भूगोल। उसमें इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, इतिहास की फैकल्टी तो आपको इतिहास पढ़ाए ही होंगे, पूरा भूगोल का एक एक पार्ट चुन चुन करके पढ़ाएंगे। आपको बस डाटा खर्च होगा, पर मेरा स्टाइल यूट्यूब पे भी वैसा ही रहता है जैसा क्लास में होता है। इसलिए भाई टेंशन नहीं लेना। और हम यहाँ आज खत्म नहीं होगा हमारा, हम आगे भी आपको पढ़ाएंगे ईवीएस। लेकिन मैं एक बात बता रहा था आपको कि आप लोग टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। और मैं यहीं रहता हूँ, एग्जाम आपका हो जाए तभी तो आपका ड्रीम होगा कि भैया हम आगे अधिकारी बने, ऑफिसर बने, एज है तो ऐसे लोग जिनका आगे भी ड्रीम है वो भी हमसे आकर के सवाल पूछने के लिए लाइब्रेरी में हम रहेंगे, फोन करके आके पूछ सकते हैं। फोन इसलिए करके आने बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी नहीं होंगे तो आप आगे परेशान होकर लौट जाइएगा, तो क्या फायदा है। अगर बिना फोन के भी आएंगे, मैं मिल जाऊं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर 999 है उसमें ऐड, पीछे नीचे दे भी दिया हूं नंबर अपना 9990905110। हम लिख देते हैं भाई, लिख देते हैं गुरु, लिखो नंबर है 9990905110। एक नंबर है 8434274855। आपका रिजल्ट हो जाए तो हाल चाल के भी फोन करना चाहिए टीचर को। सिर्फ इसी लेने की क्वेश्चन बता दीजिए और क्या करें, कोई भी पूछेगा सब ठीक है ना, आप सिर्फ इसलिए फोन किया हो कि आप ठीक, मैंने क्लास चल रहा है ठीक से। कभी सर बहुत टाइम नहीं मिलता, टीचर बन गई हूँ, बन गया हूँ, टाइम नहीं मिलता सर, कब मिलना चाह रहे हैं सर, कब मिलने आए, क्यों मिलना है भैया। अगर टीचर पूछ भी ले तो सर ऐसे ही बस हाल चाल पूछना है, बहुत दिन हो गया फोटो खिंचवाया आपके साथ। कहने का मतलब है कि अच्छा लगता है शिक्षक को, टीचर को भी अच्छा लगता है, आप मिलते हैं आकर, याद करते हैं टीचर डे में या फिर कभी भी। तो आप लोग कभी भी कहीं भी रहिए, शिक्षक बन जाइए। जो भी योगदान हमारा रहा हो, छोटा या बड़ा, मैं नहीं जानता कि मैं कैसा पढ़ाया हूँ, और भी फैकल्टी है, कंपेयर तो आप ही कर सकते हैं, तो मैं कंपेयर भी नहीं करता। लेकिन जो भी पढ़ाया हूँ, जितना पढ़ाया हूँ, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा हमें याद रखें और आपको हमें याद रखें। और जो चाहते हैं बनना बन जाइए। जो लोग बाद में टीचर के बाद एसडीएम डीएसपी बनने का सपना देखेंगे, उसके लिए भी आप आगे मिलिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं पैसा लूँगा तभी आपको गाइड करूँगा, ये बात नहीं है। आप किसी भी समय कभी भी मिल के हमसे गाइड ले सकते हैं, यथाशक्ति वथा भक्ति। हमारे अंदर जितनी ताकत है, पोटेंशियल मैं आपको दूंगा, ये प्रॉमिस है भैया। और कोचिंग का प्रेशर के कारण सिलेबस जल्दी खत्म करने का होता है, पर मैंने इस प्रेशर में भी आपको आराम से ही पढ़ाया। ये प्रेशर था, फिर भी मैंने कहा कि कम चैप्टर पढ़ाऊंगा 2 चलेगा, पर जितना पढ़ाऊंगा बच्चों को समझ में आना चाहिए। इसी लिहाज से मैं आराम से पढ़ाया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अगर इसमें भी, इसके बावजूद भी अगर आपको दिक्कत है तो आप बिल्कुल हमसे सवाल आके पूछ सकते हैं। और रेगुलर क्लास में रहना है, ऑफलाइन अगर आ सकते हैं तो आइए, है ना। चलिए, तो मैं आपको पूरा आशीर्वाद शुभकामना देता हूँ। नंबर नोट कर लिए होंगे आप, कॉलिंग वाला नंबर था, ये व्हाट्सएप वाला नंबर है। चलिए तो लिखिए। अब चलिए, हम लोग मरुस्थल के नाम लिख दिए थे जल्दी से, और घास के मैदान में लिख दिए थे। तो लिखिए, 2 कॉलम बनाइए, 2 कॉलम बनाइए। हो गया मरुस्थल पूरा। अच्छा, पूरा नहीं हुआ था, ओ तो आगे लिखिए, नेफत के बाद आगे मरुस्थल लिखिए, और डेजर्ट में लंबा लाइन और बढ़ा दीजिए, और उसमें लिखिए नूबियन।
अगला मरुस्थल लिखिए नूबियन, अगला लिखिए नूबियन, नूबियन मरुस्थल। सामने लिखा है भैया, इल्लू अल्लाह नहीं है, ना है ये नूबियन। सामने थोड़ा एक बार देखियो, लिया कीजिए नूबियन मरुस्थल, नूबियन, नूबियन डेजर्ट, ये सूडान में है। ये कहाँ है भैया? सूडान। नूबियन डेजर्ट कहाँ है? सूडान एक देश है। अब दो देश हो गया ये, नॉर्थ सूडान, साउथ सूडान। सूडान पहले एक ही देश था, पर 2010 में इसे दो भागों में बांट दिया गया, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट कंट्री कौन सा है? दक्षिणी सूडान। यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाला सबसे लेटेस्ट जो कंट्री है वो है साउथ सूडान। साउथ सूडान सबसे नया देश है जो यूएनओ में जुड़ा है। क्वेश्चन आ जाए, यूएनओ का मेंबरशिप लेने वाला, यूनाइटेड नेशन का मेंबरशिप लेने वाला अंतिम कंट्री कौन सा है? सूडान, साउथ सूडान। या सूडान में भी कौन? साउथ सूडान। सूडान बट गया दो भाग में, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान। अब बटा 2010 में। ऐसे सवाल आ सकते हैं कि यूएनओ में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन है? अंतिम देश है साउथ सूडान। एकदम याद कर लो, साउथ सूडान की राजधानी जुबा, साउथ सूडान की राजधानी जुबा। और हाँ, जुबा, साउथ सूडान की राजधानी जुबा और नॉर्थ सूडान की राजधानी खार्तूम। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम। उत्तरी सूडान की जो राजधानी है वो है खार्तूम। और भाई दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। सूडान दो भाग में बट गया कब? 2010 में। 2010 में यूएनओ का मेंबरशिप लेने वाला पहला देश, अंतिम देश दक्षिण सूडान। चलिए ये हो गया। नूबियन डेजर्ट कहाँ है? सूडान में। क्या? यूनाइटेड नेशन में, यूएनओ में जुड़ने वाला 2010 में जुड़ा है। जिस साल बना उसी साल जुड़ गया, 2010 में जुड़ा। और सबसे लेटेस्ट कंट्री यही है। यूनाइटेड नेशन में शामिल होने वाला सबसे नया देश कौन सा है? साउथ सूडान। हाँ लेटेस्ट बोलिए, सेम चीज है। अच्छा तुम सही बोली, नेगेटिव चीज क्या है बोले? लेटेस्ट कंट्री बोले, अच्छा लगेगा। अंतिम बोलने से थोड़ा नेगेटिव आता है। चलिए अगला पॉइंट है भैया। अच्छा एक चीज और है, सूडान से पहले एक देश है जिसका नाम है कोसोवो, जिसका नाम है कोसोवो। 2008 में बना था देश ये कब देश बना? किससे अलग हुआ? सर्बिया से। सर्बिया से अलग होकर बना था कोसोवो। ये सेकेंड लास्ट है, मतलब कि दक्षिण सूडान से जस्ट पहले 2008 में कोसोवो। अच्छा कोसोवो, साउथ सूडान जो था ना 2010 में बना देश, कोसोवो बना 2008 में देश। कोसोवो जो बना वो कब बना? 2008 में। वो यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ 2008 में। माने यूनाइटेड नेशन में टोटल 193 मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन में कुल कितने मेंबर है? 193। भाई सुन लो, 193वां मेंबर है साउथ सूडान, 192वां मेंबर है कोसोवो। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ? 193वां सदस्य लास्ट में जो जुड़ा वो कौन है भैया? सूडान, साउथ सूडान। और कोसोवो, कोसोवो क्या है भैया? सेकंड लास्ट। हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बात समझ में आया? अब लिखो अगला मरुस्थल लिखो सहारा। अगला मरुस्थल लिखो सहारा। सहारा लिखो, ये उत्तर अफ्रीका में है। स्थान वाले में लिखो उत्तर अफ्रीका। यहीं खड़ा रखो के पढ़ाऊं, एसी चल रहा है, यहीं तक इसका हवा आ रहा है, उधर खत्म। लिखिए, कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, गर्मी प्रूफ है, ठंडा प्रूफ है, सब है। आप लोग को असर नहीं करता कुछ भी। हम लोग जो है सो ठंडा प्रूफ है, गर्मी प्रूफ दोनों। आगे खिड़की बंद कीजिए, फिर ऐसे नहीं आता ना, एसी ज्यादा असर करेगा, धीरे धीरे आप तक भी हवा पहुंचेगा। क्या टेंशन लेते हैं? चलो सहारा उत्तर अफ्रीका में, अलीगो सहारा उत्तर अफ्रीका में। माइक के साउंड कम कर दें। सहारा उत्तर अफ्रीका में।
और लिखिए सहारा में लिखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा के नीचे लिख दीजिए ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लिख लिए, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। हो गया। इट इज लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ वर्ल्ड। सुनिए भाई, मैं बता दूं कि इसमें दुनिया का लिखना बाद में, पहले सुन लो। दुनिया का सबसे गर्म स्थान एल जीजिया, दुनिया का सबसे गर्म स्थान एल जीजिया, अल जीजिया, दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल जीजिया या अल जीजिया भी लिख सकते हैं इसको आप। दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल जीजिया, ये सहारा मरुस्थल में है। देखो, दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल जीजिया, ये सहारा मरुस्थल में है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल जीजिया, ये सहारा मरुस्थल में है। अल जीजिया सहारा मरुस्थल में है। दुनिया का सबसे गर्म स्थान अल जीजिया कहाँ है गुरु? सहारा में। और सहारा में भी कौन सा कंट्री में? लीबिया में। सहारा में भी कौन से देश में है? लीबिया। लीबिया सहारा मरुस्थल में तो है, पर कहाँ है भैया? लीबिया में। तो दुनिया के सबसे गर्म स्थान मैंने क्या बताया? अल्जीजिया। और दुनिया के सबसे ठंडा स्थान कल बताया था बरखोयांस्क। दुनिया का सबसे ठंडा स्थान, एशिया का सबसे गर्म स्थान मोहनजोदड़ो या फिर जैकोबाबाद। और इंडिया का सबसे गर्म स्थान चूरू। इंडिया का सबसे ठंडा स्थान द्रास। एशिया का सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क और दुनिया का भी सबसे ठंडा स्थान बरखोयांस्क। सब याद हो गया ना? हम चाहते कि एकदम याद हो जाए। अब चलिए कालाहारी मरुस्थल, अगला लिखिए कालाहारी। कालाहारी नहीं, कालाहारी। अगला मरुस्थल लिखो कालाहारी। कालाहारी लिखो, नाम 3 देश में है कालाहारी। लिखो नामीबिया, बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल 3 देश में है। पहला देश का नाम लिखिए नामीबिया। नामीबिया, हाँ लोकेशन में लिखिए नामीबिया। नामीबिया क्रिकेट भी खेलता है, मैच होता है यहाँ से। नामीबिया। नामीबिया के बाद लिखिए बोत्सवाना। बोत्सवाना। बोत्सवाना के बाद लिखिए दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों देश में मिलता है कौन? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका में। और कालाहारी मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार नामीबिया में है। लिखना नहीं है, सुन लो पहले। कालाहारी मरुस्थल का सबसे ज्यादा विस्तार नामीबिया में है, इसीलिए कालाहारी मरुस्थल को नामीब मरुस्थल भी कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल को इसीलिए नामीब मरुस्थल, नामीब मरुस्थल भी कहते हैं। कालाहारी मरुस्थल को नामीब मरुस्थल भी कहते हैं। नामीब डेजर्ट, कालाहारी मरुस्थल को इसीलिए नामीब मरुस्थल भी कहते हैं। यानी कालाहारी मरुस्थल बोले या नामीब मरुस्थल बोले एक ही बात है। कालाहारी या नामीब एक ही बात है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो है इस मरुस्थल में, इस डेजर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एक, यहाँ एक जनजाति मिलता है। मैंने कल बताया भी था, जब बताया था कल, बूसमैन जनजाति। कल रात में लाइव ले रहा था 7 बजे वाला लाइव, उसमें आपने देखा होगा मैंने पूरी जनजाति का नाम कल लिख दिया था। जितने भी जनजाति दुनिया के मेन है, सब का नाम कौन कहाँ मिलता है। फैलाह कृषक, भल्ला कृषक मिस्र में, अफरीदी पाकिस्तान में, बताया था ना, बेद्दा श्रीलंका में, आइनू जापान में, बताया था आप लोगों को, माओरी न्यूजीलैंड में, ग्रीनलैंड में एस्कीमो, नॉर्वे फिनलैंड में टुंग्स, और बताया था यूकाधीर साइबेरिया में। कल लाइव सेशन देखिएगा आप लोग, लाइव सेशन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया था, सारी चीजें। बोलो किसकी संख्या? हाँ, अच्छा वो चीजें कई किताब 580 ज्यादा सही है। ठीक है, 580 जो है मुझे लगता है ज्यादा सही है। एक बार और भी सोर्स चेक कर लीजिएगा। सेट उट में आता है तो 462 ऑप्शन में होता है। अच्छा कोई बात नहीं, लूसेंट लिखा है तो ही ऑप्शन आंसर नहीं देगा, जो किताब लिखा है। 580 ज्यादा सही है। 10,000 ऋचाओं की संख्या ऋग्वेद में 10,580 और 1028 उसमें नहीं, मतलब यहाँ सूक्त है और मंडल 10 है। कोई बात नहीं, चलिए
अच्छा, अभी आप अभी मरुस्थल पढ़ा रहे हैं तो आपका ध्यान उधर है ना? तेरा ध्यान किधर है? तेरा पढ़ाई इधर है। हाँ देखिए भाई ने कितना अच्छा बात बताया, नामीबिया से ही चीता लाया गया था। हाँ चलिए, बहुत शानदार बात। बुशमैन जनजाति लिखो, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। लिखिए लिखिए, बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। बुशमैन, बुशमैन हिंदी में झाड़ी का आदमी मत लिख दीजिएगा, नाम है ये। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करता है। बुशमैन जनजाति बहुत फेमस है यहाँ की, कालाहारी मरुस्थल में निवास करता है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में निवास करता है। अगला मरुस्थल लिखिए अटाकामा। अगला मरुस्थल लिखिए अटाकामा। अगला मरुस्थल लिखो अटाकामा। अटाकामा, ATAKAMA, अटाकामा। कहाँ जा रहे हैं? कौन सी है? इसी में खुला टेस्ट तो कहीं वेट कर लीजिए, यहीं बैठिएगा, तो बैठ जाइए वहाँ जाके। हाँ ना, गुस्सा में कह रहे हैं? गुस्सा में किसी से नहीं है। संतोष जी भी गुस्सा नहीं है। हिस्सा जमीन थोड़ी ना मेरा कोई हड़प लिया गुस्सा में रहेंगे। नाराजगी हो सकती है सुविधाओं को लेकर, वो भी तुमसे नहीं, कोचिंग की तरफ से कर। जब कोचिंग के स्टाफ हो ना तो स्टाफ से नाराजगी है, संजीव से नाराजगी नहीं है। तुम तो भाई हो। अटाकामा, अटाकामा ये लिखो, चिली और पेरू में, चिली और पेरू में। अटाकामा, चिली और पेरू, चिली और पेरू में। पेरू देश का नाम है। चिली, चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली की राजधानी चिली माने मिठाई होता है ना, मिर्च खा के आदमी सेंटिया जाता है, तो चिली की राजधानी सेंटियागो। चिली से सेंटियागो। और पेरू की राजधानी लीमा। पेरू की राजधानी लीमा भाई, पेरू की राजधानी लीमा। भैया यहाँ पर पेरू है, देखो ये देश पेरू है, यहाँ पर जो एक कंट्री है चिली है। भाई चिली और पेरू देश का ना फोटो बना दिए। और यहीं पर मिलता है अटाकामा डेजर्ट। यहीं पर क्या मिलता है? यहीं पर मिलता है अटाकामा, अटाकामा मरुस्थल मिलता है। पेरू की राजधानी लीमा और चिली की राजधानी सेंटियागो। और पेरू में एक पक्षी मिलता है, स्पेशल पक्षी, उसका नाम है गुयाना पक्षी। पेरू में एक विशेष प्रकार की पक्षी मिलता है जो कहीं नहीं मिलता, पेरू में ही मिलता है, गुयाना पक्षी। इसका जो बीट होता है ना, बीट लैट्रिन, वो खेती के लिए बड़ी उपयुक्त होता है। इसका जो बीट, गुयाना पक्षी का जो बीट होता है वो कृषि के लिए बड़ी उपयुक्त होता है। आप गांव में देखते होंगे जो खेती करने वाले लोग हो तो भेड़िया, जो गड़ेरी होता है भेड़ चराने वाला, वो भेड़ लेके आता है, उसको पैसा दे करके अपने खेत में बिठाया जाता है, ताकि भेड़ का जो बीट होता है ना वो भी खेती के लिए बड़ी उपयुक्त माना जाता है। अपने अपने खेतों में किसान भेड़ को बिठाता था पहले, पैसे देकर कि भैया तुम मेरे खेत में अपने सारे भेड़ आज बिठा दो। अब पैसे लेता था उसके लिए। वो उसका जो बीट होता है भेड़ का, वो खेती के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया माना जाता है। और जो गुयाना पक्षी है, इसका बीट भी खेती के लिए बड़ी ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। तो पेरू की राजधानी लीमा, और पेरू में एक पक्षी मिलता है। क्या कुछ करने में तुम लगे हो आज है? चलो, पढ़ते पढ़ते खाना खाने का क्या मतलब है? हो गया। अब आइए अटाकामा के बाद, प्लीज प्लीज भाई, अटाकामा के बाद, अच्छा अटाकामा में एक चीज़ और जान जाइए। अटाकामा मरुस्थल जो है वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रेट मिलता है। लिखो, खा लो, निकाल के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है।
लिखो अटाकामा दुनिया में सबसे अधिक नाइट्रेट, दुनिया में सबसे अधिक नाइट्रेट अटाकामा मरुस्थल में मिलता है। दुनिया में सबसे अधिक नाइट्रेट अटाकामा डेजर्ट में मिलता है। दुनिया में सबसे अधिक नाइट्रेट अटाकामा मरुस्थल में मिलता है। दुनिया में सबसे अधिक नाइट्रेट अटाकामा मरुस्थल में मिलता है। हो गया। अगला मरुस्थल लिखिए मुजीब। अगला मरुस्थल लिखिए मुजीब। मुजीब अरिजोना, कोलंबिया, ये 3 अलग अलग मरुस्थल है। मुजीब, अरिजोना, कोलंबिया, ये तीनों यूएसए में। तीनों कहाँ? कोई दिक्कत नहीं है तीनों यूएसए में। मुजीब, अरिजोना और कोलंबिया तीनों यूएसए में। मुजीब अरिजोना नाम ही है भैया, क्या है? अरिजोना। अरिजोना और कोलंबिया ये तीनों यूएसए में। अगला लिखिए सोनेरान। अगला इसके बारे में कुछ विशेष बात नहीं है। सोनेरान, सोनेरान ये यूएसए और मैक्सिको में, यूएसए और मैक्सिको। सोनेरान यूएसए और मैक्सिको में। सोनेरान यूएसए और मैक्सिको में, यूएसए और मैक्सिको में। सोनेरान लिख लीजिए, यूएसए और मैक्सिको। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी, ये पोटामैक नदी के किनारे है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटामैक नदी के किनारे है। और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी। जिनका टेस्ट 12 बजे से है उनको बाहर ही रोक दीजिए। ऐसे आ गए तो बैठ जाइए, अब मैं आपको बाहर नहीं करूंगा, लेकिन टेस्ट जिसका नहीं है 12 बजे टेस्ट है तो इतना पहले आने की क्या मतलब है? अच्छा, जाम उम की समस्या रहता है। कहाँ से आते हैं आप? अरे भाई, लेकिन आपकी आंखों से और बातों से मुझे लगा कि आप सच नहीं बोल रहे थे, आपने थोड़ा सा झूठ बोल दिया है। इकरे मोकामा से ही रोज आते हैं। लिखिए लिखिए लिखिए, आपकी आंखों से मैं समझ रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे थे। हाँ जी, आंख से पता चल जाता है कि सामने वाला झूठा है। चेहरा से भी पता चल जाता है। दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चलो या आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, बैठिए। कुछ चीजें सुनते रहिए, अब बोलते भी रहिएगा अगर आपको याद होगा तो। ये भी टेस्ट का हिस्सा है। अगला लिखो टकला मकान। अगला लिखो टकला मकान, चीन में है। टकला मकान मरुस्थल का है चीन में। टकला मकान, अरे चीन में सब टकले टाइप के होते हैं, तो याद हो जाएगा टकला मकान कहाँ है? चीन में। गुसाना नहीं है। ये मैं सोचे सर हम लोग आए हैं तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। अटाकामा कहाँ है? बोलो, चीन में। अगला बोलो, टकला मकान चीन में। गोभी, अब कोई बोलेगा नहीं, गोभी बताएंगे पुराने बच्चे। गोभी मरुस्थल कहाँ है गुरु? ना बताओगे तो मुर्गा बनाएंगे टेस्ट से पहले। जितने लोग आते हैं टेस्ट के लिए आने दीजिए, पूछेंगे सवाल और मुर्गा बनेंगे सब। गोभी मंगोलिया में। भाई बड़ी दुखी, मैं बहुत दुखी हुआ इस बात से कि आपको यूट्यूब सेशन में भी कई बार डेजर्ट का नाम बता चुका हूं और क्लास में भी बता चुका हूं, नहीं याद है इसका मतलब कॉपी भी आपको याद नहीं है। ये गलत बात है, कम से कम टीचर की कॉपी को अच्छे से पढ़ लीजिए। गोभी मंगोलिया में। अगला बताओ फिर से, तुम ग्रुप मिल के बता सकते हो चर्चा करके। पैटागोनिया, पैटागोनिया चर्चा करके बताइए आपस में। आप लोग को हम एक पैकेट मान लिए, अब पैकेट में आपस में चर्चा कीजिए। पैटागोनिया ये अर्जेंटीना में, सब नील है, नील बटा सन्नाटा। चलिए हाँ, 0 बटा सन्नाटा। हाँ, पैटागोनिया अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। बोलो, पहली बार सुन रहे हो ना?
कभी पैसा होगा तो घूमने जाओगे ना ब्यूनस आयर्स? क्यों नहीं जाओगे? खरबपति हो जाओगे। ईडी का छापा पड़ने का डर रहेगा तो पैसा यूज करोगे ना कहीं तो पकड़ा जाओगे। नहीं हो मन रहेगा तब भी जाओ, खर्चा करके आओ। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अब आ जाओ भाई, ये सारे रिजल्ट थे। जल्दी से 2 कॉलम बनाइए, फिर दोबारा 2 कॉलम, जल्दी से आप 2 कॉलम बनाइए। अब फिर पूछेंगे, एक तरफ लिखिए, देखो भाई थोड़ा समझिए मेरी बात प्लीज। अच्छा, ये लिखना है, एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट है गोबी। एशिया का सबसे बड़ा डिजर्ट गोबी। एशिया महादेश का सबसे बड़ा डेजर्ट, माने एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल। चलिए अब सुनिए मेरी बात। घास 2 प्रकार का होता है, पहले समझिएगा, लिखिएगा मत। घास 2 प्रकार का होता है, कठोर घास और मुलायम घास, लंबे घास और छोटे घास। सुनिए, घास 2 प्रकार का, जो घास लंबे होंगे वो कठोर भी होंगे, और जो घास मुलायम होंगे वो छोटे कद के होंगे। तो छोटे घास, दुनिया में 2 प्रकार के घास, छोटे और मुलायम, और दूसरा कठोर और लंबे। देखो, जो घास कठोर होंगे, लंबे होंगे, वो वहीं पर होंगे जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, तापमान बहुत ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से पौधा कठोर हो जाता है। जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है ना, वहाँ के लकड़ी, वहाँ के घास, वहाँ हर चीज़ कठोर होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंसान के चमड़ी भी मोटा होगा, है ना, वहाँ वो काला पड़ जाएगा। आपने देखिए अफ्रीका में टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ के सभी लोग क्या होते हैं? निग्रो, काले लोग होते हैं, और उनका चमड़ी काफ़ी मोटा होता है। भाई हर चीज़ कठोर हो जाता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हर चीज़ कठोर होता है। और जहाँ बारिश ज़्यादा, वहाँ पौधे की लंबाई भी ज़्यादा हो जाती है। तो घास, जो घास कठोर होंगे, मुलायम कठोर होंगे और लंबे होंगे, वही मिलेंगे जहाँ बरसात ज़्यादा होगी, तापमान ज़्यादा होगा। और जो घास मुलायम होगा, छोटा होगा, वही मिलेगा जहाँ तापमान कम और बरसात भी कम होगी। जो घास मुलायम होते हैं वो ज़्यादा पौष्टिक होते हैं, इसलिए घास जानवरों के लिए चारा का काम लंबे घास नहीं करते, कठोर घास नहीं करते। जानवर के चारा का काम मुलायम घास, छोटे घास करते हैं। इसीलिए मुलायम घास के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दुधारू पशुओं का पालन किया जाता है। दुधारू पशु मतलब गाय, मेनली गाय का पालन किया जाता है। और जहाँ गाय का पालन किया जाता है वहाँ पर डेयरी इंडस्ट्री होगा। वहाँ कैसा उद्योग होगा? दुग्ध उद्योग, डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे जहाँ पर गाय ज़्यादा पालते हैं। आप जानते हैं कि ठंडे प्रदेशों में गाय पाला जाता है, गर्म प्रदेशों में भैंस पाली जाती है। भैंस गर्म प्रदेश का जानवर है, गाय ठंडे प्रदेश का जानवर है। समझ रहे बात ना? तो भैया इसमें थोड़ा इकोनॉमी से जोड़ दिया, इनको घास को किससे जोड़ दिया? इकोनॉमी से। जहाँ मुलायम घास मिलेंगे वहाँ खूब जानवर पाले जाएंगे। कैसे पशु? दुधारू पशु। और दुधारू पशु जहाँ होंगे वहाँ दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ मिल्क इंडस्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। जैसे आप सुनते होंगे भारत में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति। जब दूध का उत्पादन इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ा, क्रांतिकारी तरीके से बढ़ा, तो उसी को बोल दिया हम लोग श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड बोला गया। इसके जनक माने जाते वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन रहने वाले केरल के थे, लेकिन दूध के नदी बहाया कर कहाँ? गुजरात के आनंद में। गुजरात के आनंद अमूल उन्हीं का है। अमूल जो स्थापित किया, वो किसने स्थापित किया था? वर्गीज कुरियन ने। तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड का जन्मदाता यानी फादर बोला जाता है। वर्गीज कुरियन केरल के थे और गुजरात में उन्होंने अपने इंडस्ट्री लगाया था। एक बात और बता दें आपको कि जो मुलायम घास होते हैं वो पाए जाएंगे उच्च अक्षांशों में। माने उच्च अक्षांश मतलब कि विषुवत रेखा के पास नहीं मिलेंगे भाई। मुलायम विषुवत रेखा के पास तो खूब गर्मी, खूब वर्षा। विषुवत रेखा के पास बताया था ना जी, इक्वेटर के पास खूब गर्मी होती है, खूब वर्षा होती है। ये बताया था आप लोगों को। अधिक वर्षा और अधिक गर्मी के कारण, अधिक वर्षा और अधिक कारण यहाँ के घास कठोर होते हैं, लंबे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको पता है ये बात कि जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएंगे, जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाते हैं, वैसे वैसे गर्मी कम होती है, बरसात भी कम होती है। पोल के पास सबसे कम वर्षा, सबसे कम गर्मी। जैसे जैसे इक्वेटर से नॉर्थ पोल जाएं या साउथ पोल आए, वैसे वैसे गर्मी भी कम, बरसात भी कम। इसका मतलब यहाँ वाला घास कठोर होगा, लंबा होगा, पर यहाँ वाला घास मुलायम होगा, छोटा होगा। यानी कि डेयरी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यहाँ मिलेगा कि यहाँ?
यहाँ मिलेगा। सबसे ज्यादा डेयरी इंडस्ट्री यहाँ होगा। तो यहाँ वाले घास को जो मुलायम है, छोटे हैं, इनको शीतोष्ण कटिबंधीय घास कहते हैं। टेम्परेट ग्रास, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय घास, ट्रॉपिकल ग्रास। जो घास कठोर हैं, लंबे हैं, उनको बोला गया ट्रॉपिकल ग्रास यानी उष्ण कटिबंधीय घास। और जो घास मुलायम है, छोटे हैं, उनको बोला गया शीतोष्ण कटिबंधीय घास। क्लियर है? तो पहले हम लोग 2 कॉलम बनाए हैं, उसमें लिखेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का नाम और उधर लिखेंगे लोकेशन। चलो, समझ में आया? अरे इतना देर जो कथा सुना रहे थे, समझ में आया? तो लिखो, लिखो एक तरफ के कॉलम में लिखो, इधर वाले में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के नाम। शीतोष्ण, अंग्रेजी में दोनों भाषा बोलते ही हैं। टेम्परेट घास, टेम्परेट घास, टेम्परेट ग्रास यानी शीतोष्ण कटिबंधीय घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। और दूसरे में लिखो लोकेशन। और लोकेशन माने स्थान, ना बोलते लोकेशन भेज दीजिए, कहाँ आना है सर, आइए आज पार्टी देते हैं आपको, तो कहाँ आना है जी, तो लोकेशन भेजो पहले। आजकल व्हाट्सएप लोकेशन चल रहा है। चलिए, बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि लोग टेस्ट देने से, आइए बैठिए सर, सभी लोग बैठ जाइए, चाय की व्यवस्था करा रहा हूं 2 मिनट के अंदर। आ जाओ आ जाओ, तुम क्या हुलक रहे हो? हुलको मत, आओ, हुलको मत जी, आ जाओ आ जाओ, हुलक रहा है बाहर से, आओ आओ। चाय से चूक जाओगे भैया। हाँ, आप लोगों को तो शरबत मिलेगा, रुआवजा डाल के चीनी वाला। चलिए भाई, घास, शीतोष्ण कटिबंधीय घास में पहला नाम लिखो प्रेरी। पहला नाम लिखो प्रेरी घास। प्रेरी, ये यूएसए और कहाँ है बच्चा? कनाडा। यूएसए और कनाडा, कम से कम याद नहीं तो रिवाइज तो करो। यूएसए और कनाडा। भाई प्रेरी घास को, भाई प्रेरी घास को हम लोग बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड, विश्व के रोटी की टोकरी। प्रेरी घास को लिख देते हैं विश्व की रोटी की टोकरी, ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। प्रेरी घास को विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। प्रेरी घास को विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। रोटी की टोकरी यानी ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड किसको बोलते हैं जी? प्रेरी के मैदान को। आप क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ गेहूं ज्यादा होता है। गेहूं क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हमारे यहाँ साल में एक मौसम में गेहूं उगाते हैं, ठंडी के दिनों में। उनके यहाँ साल में 2 मौसम में गेहूं होता है। प्रेरी के मैदान में जाड़े में भी गेहूं और बसंत ऋतु में भी गेहूं, यानी यहाँ शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं दोनों होता है। यहाँ पर दोनों गेहूं होता है। बोले क्यों हो जाएगा भाई? भाई हमारे यहाँ भी उगाते हैं शीतकालीन गेहूं, बसंतकालीन गेहूं, इनके यहाँ होता है, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं होता? होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, टेम्परेचर का असर होता है। भाई मान लीजिए ये कनाडा है और ये यूएसए है। ये कनाडा है या ये यूएसए, और यहाँ विषुवत रेखा है। जैसे जैसे विषुवत रेखा से दूर जाएंगे टेम्परेचर कमेगा। भाई यूएसए में दिसंबर में तापमान 10 से 15 डिग्री होता है, और कनाडा में नवंबर दिसंबर का तापमान 10 से 15 डिग्री, दिसंबर में नहीं बल्कि ये होता है मार्च में। मार्च में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। भाई समझिएगा, कनाडा और यूएसए में यानी प्रेरी के मैदान में शीतकालीन गेहूं और बसंतकालीन गेहूं, गेहूं के उत्पादन के लिए या किसी भी चीज के उत्पादन के लिए केवल मिट्टी जिम्मेवार नहीं होता, साथ साथ वहाँ के क्लाइमेट भी जिम्मेवार होता है। गेहूं का नियम है कि जब गेहूं बोया जा रहा है उस समय तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। अगर तापमान 10 के नीचे आ गया और तब गेहूं बोएंगे तो उतना बढ़िया गेहूं नहीं होगा। गेहूं को बोने और अकुरने के समय, गेहूं के बोने और अकुरने के समय टेम्परेचर 10 से 15 के बीच होना चाहिए।
अगर टेम्परेचर 15 से ज़्यादा रहा तभी गेहूं खराब, और टेम्परेचर 10 से कम रहा तभी गेहूं। हमारे यहाँ जब गेहूं बोया जाता है तो उसका टाइम है 15 नवंबर से 15 दिसंबर। हमारे यहाँ गेहूं बोने का समय क्या है जी? 15 नवंबर से 15 दिसंबर। अब 15 नवंबर 15 दिसंबर के बीच में तापमान रहता है 10 से 15। अगर 15 नवंबर से पहले बोइएगा तो टेम्परेचर 15 से ज़्यादा रहता है, और 15 दिसंबर के बाद बोइएगा तो टेम्परेचर 10 के नीचे आ जाता है। 15 दिसंबर के बाद टेम्परेचर 10 के नीचे, और अब 15 नवंबर से पहले 15 से ऊपर। तो ऐसे में 15 से ऊपर रहेगा तभी गेहूं बोने का सही टेम्परेचर नहीं हो। गेहूं सबसे बढ़िया होगा तब जब बोते समय तापमान 10 से 15 डिग्री हो। तो भैया दिसंबर महीने में जब यहाँ तापमान 10 से 15 होता है उस समय यहाँ पर तापमान 10 के नीचे होता है, लेकिन मार्च महीने में जाके ये वाला टेम्परेचर यहाँ मेंटेन होता है। तो जब यहाँ पर गेहूँ दिसंबर में बो देते हैं और यहाँ पर गेहूँ मार्च में बोते हैं, और हमारे यहाँ मार्च में इसलिए गेहूँ नहीं बोते क्योंकि मार्च में टेम्परेचर 15 से ज़्यादा हो जाता है, इसलिए नहीं होगा। इंडिया में भी लेह चले जाइए, लद्दाख चले जाइए। लेह लद्दाख में वैसे तो खेती नहीं होती, लेकिन वहाँ भी थोड़ा बहुत गेहूँ उगाते हैं। तो जो गेहूँ उगाते हैं लद्दाख वाले लोग, जो गेहूँ उगाते हैं वो बोते हैं मई जून में। उनके यहाँ गेहूँ कब बोया जाता है? मई जून में, और काटते हैं जाके नवंबर। मतलब कि उनका है लेह लद्दाख में ये वाला टेम्परेचर कब आएगा? मई में। यानी कहने का मतलब है गेहूँ वहीं बोएंगे जब टेम्परेचर 10 से 15 हो। ये टेम्परेचर मई में हो जाए या मार्च में हो जाए, दिसंबर में हो जाए, गेहूँ बो देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी गेहूँ बोने का टाइम ही नहीं कि जाड़ा और गर्मी नहीं, टेम्परेचर जिस समय मिलेगा। हमारे यहाँ नवंबर दिसंबर में मिलता है ये वाला टेम्परेचर, तो हम नवंबर दिसंबर में गेहूँ बोते हैं। लेह लद्दाख में मई में मिलता है तो मई में बोते हैं, और कई देश में मार्च में मिलता है तो मार्च में। तो शीतकालीन गेहूँ, बसंतकालीन गेहूँ, ग्रीष्मकालीन गेहूँ। इंडिया में खाली शीतकालीन गेहूँ होता है। यूएसए कनाडा प्रेरी के मैदान में शीतकालीन यहाँ, बसंतकालीन यहाँ। लेह वाले इलाका में इंडिया में गर्मी वाला गेहूँ होता है। हमारे जब गर्मी पड़ता है तब उनके यहाँ टेम्परेचर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत ज्यादा गेहूँ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। विश्व की रोटी की टोकरी यानी ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड। पहला घास हो गया, दूसरा घास लिखो पंपास। पंपास घास, पंपास ये अर्जेंटीना, कल भी बताया था, अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे। अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे। अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग्वे में मिलता है कौन? पंपास। हालांकि गेहूं यहां भी होता है, यहां भी गेहूं होता है, लेकिन इसके तुलना में कम होता है। जितना भी शीतोष्ण घास के मैदान लिखवा रहा हूं सब में खूब गेहूं होता है, सब में डेयरी इंडस्ट्री फेमस है। क्लियर है? अब आइए, पंपास कहाँ है भैया? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी बताया हूं, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। मोंटेविडियो। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो। ठीक है, ऐसा होगा। पराग्वे की राजधानी असुंसियन। पराग्वे की राजधानी असुंसियन। कनाडा की राजधानी ओटावा। ओटावा यूएसए का तो आप जानबे करते हैं। जब राजधानी याद करते रहिए खुद से भी, इसके लिए टीचर की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हर दिन 5 गो कंट्री नया ले लीजिए और उसका कैपिटल ले लीजिए, याद करिए बार बार बोल के। याद करने का तरीका है बार बार बोलना, जितनी बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ठीक है भाई? पंपास हो गया, उतार लिए। थोड़ा स्पीड में करिए ना। क्योंकि टेस्ट वाले बच्चे भरने लगे हैं। आप लोग अपने सीटें पे बैठल रह जाइएगा, ना तो फिर सीट पे अपना अपना सीट चेंज किया तो फिर मिलेगा पीछे टेस्ट देने को। और चीटिंग हो आराम से मोबाइल में ढूंढ सकते हैं। चलो चलो भैया, अगला 3 नंबर पे लिखो वेल्ड। 3 नंबर पे लिखो वेल्ड। हाँ, बहुत बढ़िया, शानदार। साउथ अफ्रीका। वेल्ड कहाँ है भैया? दक्षिण अफ्रीका। अमेरिका और अफ्रीका नहीं, अफ्रीका। बिहार में बोल देते हैं अमेरिका, अफ्रीका,
हाँ, तो अफ्रीका को यहाँ पर बोलते हैं जान सांस। आम लोग कहाँ रहते भैया? तो अफ्रीका में। वेल, चौथा लिखो डाउन्स, डाउन्स नहीं, चौथा लिखो स्टेपी, स्टेपी यूरेशिया में, यूरेशिया। स्टेपी कहाँ है? यूरेशिया, यूरेशिया। पांचवा लिखे डाउन्स, डाउन्स, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया डाउन में है, यो है मैप में नीचे है बेचारा, डाउन में है ऑस्ट्रेलिया, तो इसका घास का नाम क्या हो जाएगा? अब भूलिएगा नहीं। सातवां लिखे कैंटरबरी, अगला घास लिखिए साथ, छठा कैंटरबरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड। कैंटरबरी कहाँ है भैया? न्यूजीलैंड। कैंटरबरी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल कहाँ है गुरु? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड का खोज किया था कैप्टन कुक। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दोनों की खोज किसने की? कैप्टन कुक। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिण, भाई कैप्टन कुक ने क्या छूटा? बोलो। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ये सब फेमस कंट्री है, इसका राजधानी तो आपको ऐसे याद होना चाहिए था। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की खोज कैप्टन कुक। इसीलिए उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? कुक स्ट्रेट। देखो, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच कौन सा स्ट्रेट है? कुक स्ट्रेट। कुक स्ट्रेट। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा स्ट्रेट जानते हो ना? जो दो जमीन को अलग करे और जो दो पानी को जोड़े, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। जो दो पानी को जोड़ दे या दो जमीन को अलग कर दे, उसको बोलते हैं जलसंधि या स्ट्रेट बोलते हैं। तो कुक स्ट्रेट किसको अलग करता है? कुक स्ट्रेट किसको अलग करता है? उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से। और न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। वेलिंगटन। यह हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय घास। कुक स्ट्रेट, उत्तरी न्यूजीलैंड को स्ट्रेट मतलब जलसंधि होता है जी। अरे दो गो जमीन के अलग करे या दो गो पानी को जोड़े, उसको बोलते हैं भैया स्ट्रेट या जलसंधि। लिख लो, जो एक्स्ट्रा बात बता जल्दी लिखिए। अब आइए, अब दो कॉलम फिर बना लो, और एक आज लगता है गिरने के लिए। दो कॉलम फिर बनाओ। एक कॉलम में लिखिए, दो कॉलम बनाइए। एक में लिखिए उष्णकटिबंधीय घास का नाम, उष्णकटिबंधीय घास का नाम। और दूसरे कॉलम में लिखिए लोकेशन, घास का नाम, और दूसरे में लिखिए लोकेशन। घास के टाइप तो बता ही दिया हूं, कठोर होगा, लंबा होगा, तो बकरी या गाय तो चरेगी नहीं, भूला जाएगी उसके अंदर। चरेगा कौन? जिराफ, हाथी, जंगली भैंस, है ना। लिखिए ट्रॉपिकल, नेम ऑफ ट्रॉपिकल ग्रास, उष्णकटिबंधीय घास का नाम। और दूसरे कॉलम में लिखिए लोकेशन। लिखिए सबसे पहले लिखिए सहारा, सहारा नहीं सवाना। सबसे पहले लिखिए सवाना, सवाना लिखते हैं सवाना, सवाना एच लगा देते हैं, लेकिन पढ़ते हैं सवाना। सवाना घास ये भैया है मध्य पश्चिम अफ्रीका में, मध्य पश्चिम अफ्रीका, मिडिल वेस्ट अफ्रीका। क्या है भैया? ये मिडिल वेस्ट अफ्रीका, ये है मिडिल वेस्ट अफ्रीका, मध्य पश्चिम अफ्रीका में सवाना। सवाना के बाद लिखिए हाथी घास, लंबा होता है इसलिए नाम दे दिया गया। हाथी घास की लंबाई 5 फीट 6 फीट होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हाथी घास। एलिफेंट ग्रास, एलिफेंट ग्रास ये भी सेम मध्य पश्चिम अफ्रीका, ये भी सेम मध्य पश्चिम अफ्रीका, मिडिल वेस्ट अफ्रीका। सवाना, सवाना के बाद हाथी घास, हाथी घास के बाद लिखो लानोस, लानोस LANOS, वेनेजुएला। लानोस कहाँ है भैया? वेनेजुएला। इसकी राजधानी है कराकास, वेनेजुएला की राजधानी कराकास। पता है आपको
पूरे साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम वेनेजुएला में ही मिलता है। पूरे साउथ अमेरिका जो महादेश है ना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, पूरे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार कहाँ है? वेनेजुएला। साउथ अमेरिका छोड़िए, पूरे अमेरिका में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम कहाँ है? वेनेजुएला। अब वेनेजुएला में एक झील है माराकाइबो झील, वेनेजुएला में एक लेक भी है, एक झील भी है माराकाइबो झील। इस झील से निकलता है पेट्रोल, माराकाइबो झील से भी पेट्रोल निकलता है। माराकाइबो झील कहाँ है? वेनेजुएला में। माराकाइबो लेक कहाँ है? वेनेजुएला में। वहाँ कौन सा घास है? लानोस। कौन सा घास है? लानोस। वेनेजुएला रट लीजिए। अगला घास है कैंपोस, अगला घास है कैंपोस। कैंपोस है, कैंपोस घास ब्राजील में। कैंपोस कहाँ है जी? ब्राजील में। कैंपोस ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया। आ जाओ आ जाओ, आज काहे खड़े हो? जब सबको आइएगा तो तुम लोग काहे बाहर हो? ले ये कैंपोस, कैंपोस ब्राजील में, कैंपोस ब्राजील में। अगला घास लिखिए गुरु, कैंपोस के बाद नेक्स्ट लिखिए अगला घास। कैंपोस के बाद लिखो पटाना। पटाना नहीं, इसको पहले ग्रान चाको लिखो, पहले ग्रान चाको। चोकोबार मत लिख देना, ग्रान चाको। इस तरह जानवरों के लिए चोकोए बार ना है घास। ग्रान चाको लिखो अर्जेंटीना। ग्रान चाको अर्जेंटीना। कहाँ है जी? टीना, अर्जेंटीना। अगला लिखो पटाना। पटाना श्रीलंका। घास का नाम है भाई, क्या करिएगा, घास का नाम है पटाना, श्रीलंका में। वहां नाम रहता रानिल विक्रम सिंघे, रानिल विक्रम सिंघे। जयवर्धने, पूरा एकदम भयंकर नाम, जो राजा महाराजा वाला जो नाम है। अरविंद डिसिल्वा, सनत जयसूर्या, राणा तुंगा, चमरा सिल्वा, ये सब नाम है वहां का। एक स्पिन बॉलर था, वो तेज फेंकते थे शायद। चलो मुथैया मुरलीधरन। आगे आओ, पटाना श्रीलंका। अब लिखो बन्नी चारागाह। कोई मित्र मिल गया क्या? बड़ा खुश होके जा रहे हैं। बन्नी चारागाह देखो भैया, बन्नी चारागाह यह है गुजरात में। ये कहाँ है भैया? गुजरात में। बन्नी चारागाह कहाँ है? गुजरात में। तो बस ये हो गया घास का मैदान। बन्नी चारागाह गुजरात में, बन्नी चारागाह ये सब हो गया उष्णकटिबंधीय घास। सुनो सवाल भाई, सवाल डायरेक्ट आएगा कि सवाना घास कहाँ है, या फिर ऐसे पूछेगा इनमें से कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास है, कौन शीतोष्णकटिबंधीय घास नहीं है, कौन उष्णकटिबंधीय घास है, कौन नहीं है। तो लिस्ट अगर याद रहेगा तो आराम से हो जाएगा। अच्छा आप लोग जानते हैं, सुनो, जो लोग टेस्ट देना वो भी सुनिए। आप टेस्ट देने आए हैं इसका मतलब आप रिवाइज करिए। सुनिए मेरे भाई, आप जानते हैं कि ऐसी हवा जो पूरे साल ना चले, जो हवा पूरे साल चलती है उससे बोलते हैं परमानेंट विंड। जो हवा पूरे साल चलती है उसको बोलते हैं परमानेंट विंड। ये तीन प्रकार का होता है, ट्रेड विंड, एंटी ट्रेड विंड और पोलर विंड। व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन और ध्रुवीय पवन। पूरे साल जो हवा चले, पूरे धरती पर चले, ऐसी हवा जो रुकती नहीं है कभी, उसको बोलते हैं परमानेंट विंड, स्थायी पवन। ये तीन ही प्रकार का होता है, व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन। जो चलती है 30 से 0 की ओर, 30 डिग्री लैटिट्यूड से 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी विषुवत रेखा की ओर जो चलती है, जो हवा विषुवत रेखा की ओर आती है वो है व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। और जो 30 डिग्री से 60 की ओर चलती है उसको बोलते हैं गैर व्यापारिक पवन, एंटी ट्रेड विंड। और जो हवा चलती है पोल से 60 की ओर, 90 से 60 की ओर, उसको बोलते हैं पोलर विंड। तो तीन हवाएं हैं। परमानेंट विंड कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, व्यापारिक पवन, गैर व्यापारिक पवन, ध्रुवीय पवन।
जो 30 से 0 की ओर आएगा ट्रेड विंड, और जो 30 से 60 की ओर जाएगा उसको गैर व्यापारिक एंटी ट्रेड विंड, और जो 90 से 60 की ओर आएगा उसको ध्रुवीय पवन पोलर विंड। जो 90 से 60 आएगा पोलर विंड, और जो 30 से दो जगह, 30 से हवा दो तरफ जाती है, 30 से 0 की ओर और 30 से 60 की ओर। 30 से 0 आएगी उसको ट्रेड विंड, और 30 से 60 जाएगी उसको एंटी ट्रेड विंड, और जो 90 से 60 आएगी उसको पोलर विंड। क्लियर है भाई? इसको बोलते हैं परमानेंट विंड, स्थायी पवन। दुनिया में कितने स्थायी पवन है? 3, व्यापारिक, गैर व्यापारिक, ध्रुवीय। याद हो गया ना जी? माने दुनिया में 3 स्थायी पवन है, व्यापारिक पवन यानी ट्रेड विंड, ये भैया 0 से नहीं, 30 से 0 की ओर, और गैर व्यापारिक मतलब एंटी ट्रेड, ये 30 से 60 की ओर। अच्छा, और पोलर विंड, ध्रुवीय पवन 90 से 60 भाई। ये 3 इसको बोलते हैं भाई, ये तीनों हवा को बोलते हैं स्थायी पवन। ये तीनों को क्या बोलते हैं जी? जल्दी इसको लिखने में टाइम मत लगाइएगा, शॉर्टकट जितना हो सके शॉर्टकट लिखिए। लिखो शॉर्टकट। चलो लिखवाए तो 30 से 0 बोले हैं, तो आप जो हम बोले वही है जी। हो गया ना? ये तीनों को क्या बोलते हैं? बात नहीं। ये तीनों को क्या बोलते हैं? स्थायी पवन। ये तीनों क्या है? स्थायी पवन। अच्छा सुनिए, ऐसी हवा जो किसी खास समय में चले और खास स्थान पर चले उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं अस्थायी, नहीं लोकल विंड नहीं बोलते। जैसे आप कुछ कपड़े पहनते हैं ऐसा जो किसी और स्टेट में नहीं चलेगा, तो क्या है भैया? लोकल कपड़े। कहाँ जी? क्या लिए हैं? या फिर मान लीजिए कि जैसे एक आदमी, सावन का महीना है, अभी तो शादी विवाह का मौसम है नहीं, और शेरवानी पहन के पूरा घूम रहा है इनकम टैक्स गोलंबर पर, तो क्या बोले? या तो पागल हो गया या तो बिना लगन का विवाह कर रहा है, पहला। दूसरा, कोई राजस्थान जाता है तो पूरा इतना लंबा लंबा चूड़ी पहन के फोटो खिंचवाती है महिलाएं, और उसका पति पूरा पगड़ी पहन के लूंट पे बैठ के दोनों खिंचवाते हैं। जब फेसबुक पे डालते हैं लोग क्या बोलते हैं? नया नया विवाह हुआ है जी, तो घूमने लोग गए हैं। लेकिन अगर वही चूड़ी पहन के लोग इनकम टैक्स गोलंबर पर यहाँ घूमने लगे वैसे ही, तो लोग क्या बोलेगा? कहीं बंजारा आया है, अपना ऊँट भेड़ लेके पड़ा हुआ है। चलिए तो आज यहीं तक करते हैं, आगे क्लास देख लेंगे। आप लोग जो किसी खास समय पर चले और खास स्थान पर चले।